कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। गाइज, कई सारे साथियों के मैसेज आए हुए थे कि एक बार संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है उस पर एक परिचर्चा की जाए। और ये काफ़ी हद तक ज़रूरी भी है कि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में उतरने से पहले उसका जो पाठ्यक्रम है उसको ठीक प्रकार से समझ लें। और तमाम सारे लोगों से मैंने ये सुना भी है कि अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में आप उतरते हैं और आप उसके सिलेबस को बहुत ठीक प्रकार से समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी का जो पहला पड़ाव है आप उसको ठीक प्रकार से पार कर लेते हैं और आप कभी भी तैयारी के दौरान आपकी दिशा को इधर उधर भटकने से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो साथियों, यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर आपको मिलेंगे प्रीलिम्स के लिए। उसमें दोनों पेपर को सामान्य अध्ययन का पेपर ही कहते हैं, लेकिन जो पेपर 2 है उसको ज़्यादातर जनरली आपने सीसेट सुना होगा। तो पहला पेपर होगा सामान्य अध्ययन 1 और दूसरा पेपर होगा सामान्य अध्ययन 2, जिसको हम लोग सीसेट के नाम से जानते हैं। इसमें मैं आपको डिटेल्ड अपने सारे हिंदी माध्यम साथियों के लिए पूरा डिटेल से बता दूंगा कि प्रीलिम्स में आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण किताबें हैं इसके लिए, बुक्स कौन कौन सी हैं महत्वपूर्ण जो हिंदी माध्यम में उपलब्ध हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। एक छोटा सा वीडियो होने वाला है, इसको आप देख लेंगे तो आपके 90% डाउट्स कवर हो जाएंगे। इसके बाद एक हम लाइव सेशन रखेंगे और उस लाइव सेशन में आपके सारे जो डाउट्स होंगे और जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो उस लाइव सेशन में आ जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो GS 1 है उसमें हमें क्या है। उसके पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन होंगे किस टाइप के और कितने नंबरों के होंगे। एक बात आपको याद रखनी है कि अगर आपके मन में कोई डाउट हो कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, तो बिल्कुल इसमें निगेटिव मार्किंग होती है और वो निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो फिर आपका एक जो सही सवाल है वो आपका चला जाएगा। पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, पेपर 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस रहने वाला है। जहां तक GS 1 की बात है 100 सवाल मिलने वाले हैं आपको और GS 2 में आपको 100 सवाल मिलने वाले हैं, लेकिन टाइम आपको दोनों में बराबर मिलेगा और अंक आपको दोनों में बराबर मिलेंगे। जो GS 2 है इसको एक चीज और भी समझना जरूरी है। GS 2 आपको क्वालिफाइंग है और GS 1 पे आपकी मेरिट बननी है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि जो GS 2 है इसको क्वालिफाइंग के रूप में रखा गया है, ये आपकी मेरिट में नहीं जुड़ने वाला। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्लियर करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस में है क्या क्या टॉपिक है वो हम आपको बता दे रहे हैं। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पेपर 1 का जो पाठ्यक्रम होगा साथियों वो इस तरीके का होगा कि इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति और शासन, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण समसामयिक मामले शामिल होते हैं। गाइस, इसमें समसामयिक मामलों का मतलब है करंट अफेयर्स से। यहाँ पे तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, पॉलिटी और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए सवाल रहेंगे, जनरल साइंस से जुड़े हुए सवाल रहेंगे। इसको मैं डिटेल में भी आपको बता दूंगा कि इतिहास में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, भूगोल में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, अर्थव्यवस्था में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं और कौन कौन सी आपको किताबें पढ़नी है। तो गाइस, जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, नेशनल और इंटरनेशनल, क्योंकि आप संघ लोक सेवा की परीक्षा देने जा रहे हैं तो किसी भी प्रकार से आप 1 लाइनर या फिर छोटे सवाल या फिर साधारण किस्म के प्रश्नों की अपेक्षा मत कीजिए। पिछले 2-3 सालों से तो पेपर बहुत ज्यादा ही उथल पुथल भरे आ रहे हैं, उन पे बहुत सारे डिस्कशन हुए भी हैं, सब लोगों ने देखा भी, जिन्होंने प्रीवियस ईयर देखा कि नहीं देखा है। सिलेबस के बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि सिलेबस जैसे ही आप सबका तैयार हो जाए, जो लोग नए तैयारी में आ रहे हैं वो साथी क्या करें कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल उठा करके पिछले 10 सालों का, 15 सालों का आप देख डालें, 4-5 साल पिछले, बिल्कुल 2024, 23, 22, 21, 20, ये तो बिल्कुल आप देख डालें तो आपको थोड़ा सा उसका पैटर्न भी एग्जाम का जो होगा वो समझ में आ जाएगा। तो इंटरनेशनल रिलेशंस पे जो चीजें होती हैं, जो उसकी करंट सिनेरियोज हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। एक सवाल और भी बहुत ज्यादा आजकल आता है, चर्चा में रहे शब्द। उसके लिए आप क्या करिए, अखबार देखते रहिए, जो नए नए प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल ऑनलाइन, उन पे देखते रहिए कि वो नए शब्दों पे चर्चा करते हैं, उससे जुड़े सवाल भी आते हैं। भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये इतिहास में आपको ये वाला जो टॉपिक है, भारत के इतिहास का एक टॉपिक है, उसको डिटेल में भी बता देंगे क्या क्या टॉपिक उसमें कवर करने हैं आपको। और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन दूसरा इसका हिस्सा है। भारतीय एवं विश्व का भूगोल,
भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। गाइस इसको आपको थोड़ा सा साथियों ध्यान में बना करके रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ भारत के भूगोल पे ओरिएंटेड नहीं है, ये विश्व के भूगोल की भी बात करते हैं। और विश्व के भूगोल की भी कोई उथली बात नहीं करेंगे, वन लाइनर बात नहीं करेंगे। विश्व के भूगोल पर भी डिटेल्ड क्वेश्चन आते हैं और डीप क्वेश्चन आते हैं। तो आपको वर्ल्ड जियोग्राफी पे अच्छा काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आप प्रीलिम्स में ज्योग्राफी के उस पर आप अपनी कमांड बना पाएंगे, आप अपनी पकड़ बना पाएंगे। इसमें सामाजिक आर्थिक भूगोल की बात आई है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी में वो पोर्शन नहीं कवर करना है कि आपने मैप कवर कर लिए या थोड़ा आपने देख लिया उसके बाद काम चल जाएगा। इसमें आपको जो पॉलिटिकल जियोग्राफी है और जो इकोनॉमिकल जियोग्राफी है, इन दोनों को भी देखना है और ये मेंस में भी आपको बहुत काम आने वाला है। तो इसकी तैयारी एक बार डीप करते चलिए इन सारी चीजों को, जिनको ये भी देखते रहना है जो चीजें मेंस में ज्यादा काम आने वाली हैं उनको प्रीलिम्स के साथ साथ बराबर तैयार करते चलिए। दोनों एग्जाम की तैयारी आप अलग अलग करने की कोशिश मत करिए, उसके लिए अलग आप टाइम बना सकते हैं कि ठीक है थोड़ा हम प्रीलिम ओरिएंटेड रखेंगे, बाकी आप तैयारी मेंस को साथ में ले करके चलकर करिए। भारतीय राजनीति से जुड़े हुए टॉपिक रहेंगे, आर्थिक और सामाजिक विकास जैसे सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल, इन टॉपिक्स पे भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इस पे आपको डेवलपमेंट और सतत विकास पर इसके लिए योजना जैसी जो आपको मिल जाएंगी, योजना मिल जाएगी, कुरुक्षेत्र मिल जाएगी, इस टाइप्स की आपको तमाम सारी बुक्स मिल जाएंगी जो हर महीने आती हैं। उनको आप थोड़ा सा देखते रहेंगे, उनके लेखों को आप पढ़ते रहेंगे, मेंस की तैयारी होती रहेगी और प्रीलिम्स के लिए भी आपको मोटा मोटी अंदाजा मिलता रहेगा। बीच में यूपीएससी पर्यावरण पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से जुड़े हुए तमाम सवाल पूछ रही थी, जो जैव विविधता है, जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज पे है, बायोडाइवर्सिटी पे है, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। और इसके लिए किसी भी प्रकार की ये कह रहे हैं कि विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत डीप पूछते हैं। आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी और इन सारे चीजों पे, क्लाइमेट चेंज पे बहुत नजर बना करके क्वेश्चन इनसे आते रहते हैं, डीप क्वेश्चन आते रहते हैं। जनरल साइंस से भी रिलेटेड कुछ सारे सवाल जो है वो जनरल साइंस से जुड़े हुए आ जाते हैं। अब हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपको इतिहास में जो हिस्ट्री का आपका रहने वाला है, हिस्ट्री में आपको क्या क्या देखना है। तो इतिहास में प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इससे सवाल आते रहते हैं। अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी में हैं तो भी ये सारे टॉपिक्स को आपको देखते रहना अच्छा है। ऋग्वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, जैन धर्म, बुद्ध धर्म और महाजनपद काल है, इनसे भी काफी सारा चीजें बनी है पूर्व में, वर्तमान में भी कुछ सवाल बनते रहते हैं। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल के बारे में आपको देखना है, हर्षवर्धन काल, संगम काल, दक्षिण भारतीय राजवंश। याद रखिएगा कहीं स्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से अगर कहीं आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो साउथ इंडिया की हिस्ट्री देखते रहिएगा। आजकल साउथ इंडिया की हिस्ट्री से क्वेश्चंस का थोड़ा सा ट्रेंड पिछले कुछ सालों में आपको देखने को मिलेगा। यूपीएससी के लिहाज से भी थोड़ा सा साउथ इंडिया का देखते रहे आप। साउथ इंडिया के इतिहास जो भी संगम काल है, दक्षिण भारतीय राजवंश, जो भी आपको मिल जाए वो, और इसके अलावा जो स्थापत्य कला से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो, आर्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो, इनको आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए देखते रहना है। अब आ जाते हैं मिडिवल हिस्ट्री में। ये तो बात हो रही थी प्राचीन इतिहास की। इतिहास में भी 3 खंड हैं, सारे लोग जिन्होंने थोड़े बहुत तैयारी की है, पढ़ाई की है, वो जानते हैं इतिहास को हम 3 खंडों में बांट करके पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और फिर उसके बाद में आधुनिक इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में गाइज हमको प्रतिहार, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, साउथ से जुड़े हुए हैं ज्यादातर, पढ़ना है। चोल और दक्षिण भारतीय साम्राज्य जितने हैं साउथ से जुड़े हुए, उनको हमको पढ़ना है, मिडवेल से पढ़ना है। प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण, जो स्टार्टिंग के आक्रमण है, इनको थोड़ा देख लेना, मेंस के लिए भी देखते रहेंगे, थोड़ा डिटेल्ड एक बार पढ़ लेंगे। किताबों पे भी मैं डिस्कशन कर दूंगा कि कौन कौन सी बुक है जो आपको पढ़ लेनी है अलग अलग, वो आपको काम कर जाएंगी। दिल्ली सल्तनत के बारे में देखना है, अफगान, राजपूत, मुगल को देखना है, उत्तर भारतीय साम्राज्य की स्थापना देखना है, मुगल साम्राज्य देखना है, मराठा और भारतीय राज्य, मराठों के बारे में आपको देखना है, क्योंकि मराठे जो है वो मिडविल हिस्ट्री में उनका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। एक टाइम आपको ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ मराठों ने बहुत सारा काम किया है, वो कैसे दिल्ली तक पहुंचे, कैसे उन्होंने बाकी सारी जगहों पर कर वसूला। तो मुगलों के बाद में एक बहुत बड़ी शक्ति है जो मराठों की उदय हुई थी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मुगल साम्राज्य का पतन और विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा देखना है। और प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए आपको साथ में डिटेल्ड पढ़ते रहना है। इसके बाद हम आ जाएंगे आगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। गाइज मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी तैयारियों के लिए इंपॉर्टेंट है, और मॉडर्न हिस्ट्री वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधुनिक इतिहास में आपको यूरोपियों का आगमन, ब्रिटिश विस्तार, 1857 के पहले का प्रशासन, ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज,
ब्रिटिश प्रशासन का इम्पैक्ट क्या रहा, फिर 1857 का रेवोल्यूशन, 1857 का विद्रोह, 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासनिक परिवर्तन क्या हुए, सब मेंस से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीलिम्स के लिए भी आपको इनको ऐसे पढ़ते चलना है कि प्रीलिम्स और मेंस आपका सारा कवर हो जाए। फिर भारत में सिविल सेवाओं का विकास, एजुकेशन का डेवलपमेंट, शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास किस तरीके से हुआ, मार्लियामेंटो सुधार क्या है, मेटकाफ के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, गवर्नर्स के तमाम, बेसिकली आपको तमाम सारे गवर्नर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, वो गवर्नर्स जो आपके लिए चेंज लेकर के आए आपके यहाँ पे पॉलिसीज में। इसके अलावा फिर सामाजिक धार्मिक सुधार, यहाँ पे आपको राजा राम मोहन राय की चर्चा मिलेगी और तमाम सारे लोग आपको दिखाई देंगे, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज की स्थापना दिखाई देगी, इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। तमाम सारे किसान आंदोलन हुए, उनके बारे में आपको यहाँ मिलेगा, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 फेज आपको देखने हैं, एक 1905 से 1918, एक 1918 से 1929 और 1930 से 1947। ये आप तब समझ पाएंगे जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि इन तीनों को अलग अलग फेजेज में क्यों रखा गया। अलग अलग फेजेज में क्योंकि इनमें एक जो सामाजिक और राजनीतिक अंतर है, एक खाई है, एक चेंज है, वो इसमें समाहित है। इसलिए ये प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है और ये समझ में आएगा कि तीनों अलग अलग फेज क्यों है। फिर भारतीय संविधान का विकास आपको पढ़ने को मिलेगा, इसमें तमाम सारे पुराने अधिनियम भी आपको देखने को मिलेंगे जो अंग्रेजी शासनकाल के दौरान बनाए गए, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान है, और फिर भारत में जब संविधान का विकास हुआ तो वो किस तरीके से हुआ और उसमें कैसे क्या रहा है, ये आपको पूरा सब कुछ इसमें देखने के लिए गाइज मिल जाएगा। अब हम आगे आ जाते हैं भूगोल पर। तो ये तो बात हो गई हमारी इतिहास की, ये एक टॉपिक हो गया जो हमारा इतिहास का हो गया। अब हम आ जाते हैं भूगोल पर। भूगोल गाइज बहुत महत्वपूर्ण है, जिन लोगों ने पुराना पेपर देखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा, उन्हें ये बात मालूम होगी। यूपीएससी प्री सिलेबस के अनुसार भूगोल भाग में भारत और विश्व की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल शामिल है। प्रारंभिक परीक्षा में इस विषय की अच्छी से तैयारी करने के लिए इन विषयों पर आपको ध्यान देना है। सामान्य भूगोल में ब्रह्मांड है और पृथ्वी का विकास है, इसमें तमाम सारी चीजें हैं जो जिस तरीके के प्रिंसिपल्स हैं, तमाम सारे ब्रह्मांड का विकास किस तरीके का हुआ, इस पर रहेगा। जैव भूगोल, इसमें मिट्टी की विशेषताएं और वनस्पति संसाधन। साथियों मुझे लगता है कि भूगोल विषय आपका ऑप्शनल हो या ना हो, आपको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए। भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ने के बाद में आप दुनिया भर के इतिहास को, दुनिया भर के विज्ञान को, दुनिया भर के उन तमाम सारे जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को, उनके बिहेवियर को, उनके चेंजेस को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। कैसे उनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसे उनके एक्ट्स को प्रभावित करती है, ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। भूगोल अगर आप डीपली पढ़ते हैं ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। सबसे पहले गाइस बात यहाँ पे आएगी भू आकृति विज्ञान की। इसमें भू आकृति विज्ञान में चट्टानों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, भूकंप, ज्वालामुखी के बारे में, महाद्वीपीय महासागरों के बारे में, भू आकृतियों और उनके विकास के बारे में, और दुनिया भर में भू आकृतियों के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। समुद्र विज्ञान में आपको पनडुब्बी राहत सुविधाएं, हेडोस्फीयर के बारे में, तापमान, खारापन, लहरें, महासागर, धाराएं, ज्वाराएं, इसके अलावा समुद्री संसाधन, महासागर निक्षेप, प्रवाल, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ये सब चीजें ज्यादातर आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार आप एनसीईआरटी उठाइए या फिर हमारे यूपीएससी प्राइम टाइम जो चैनल हमारा है जिसपे ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एनसीईआरटी की एक पूरी लिस्ट बनी हुई है, एक पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैं तमाम सारे एनसीईआरटी की क्लासेस में जियोग्राफी के सब्जेक्ट को मैंने कवर किया हुआ है। वहां से आप जाकर के एक बार उठा करके पढ़ लीजिए, आपको सब ये सारे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं सारे टॉपिक वहां से आपको कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको जलवायु विज्ञान पढ़ना है, उसमें वायुमंडल के बारे में, तापमान के बारे में, सूर्य ताप के बारे में, उष्मा बजट के बारे में, चक्रवात के बारे में, जेट धाराओं के बारे में, पवन, विवर्षण, जलवायु के क्षेत्र विश्व में, इन तमाम सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ने को मिल जाएगा और ये प्रीलिम्स के लिए आपको मोटा मोटे देखते चल रहा है। मानव भूगोल के बारे में यानी कि जनसांख्यिकी, जनगणना, मानव विकास, आर्थिक गतिविधियां, परिवहन और संचार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और समझौते यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड और जो आप तमाम सारे आपकी ट्रीटीज हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए देखना होगा भूगोल टॉपिक के अंतर्गत। अभी हम भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं, इतिहास के बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं। इसके बाद में आ जाते हैं भारतीय भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो भारतीय भूगोल में भारत का प्राकृतिक भूगोल क्या है, जल निकास प्रणाली भारत में कैसे काम करती है, भारत की जलवायु कैसी है, मिट्टी के बारे में, भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, भारत की जनसंख्या के बारे में, शहरीकरण के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग अर्बनाइजेशन कहते हैं, भूमि संसाधन के बारे में, खनिज संसाधन के बारे में, ऊर्जा संसाधन के बारे में, कृषि और बुनियादी शब्दावली के बारे में, कृषि में हालिया विकास के बारे में।
जैसे अभी बीच में एक क्वेश्चन आया था अधिया और बटाई से जुड़ा हुआ, तो ऐसे आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स में तमाम सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ से आ जाते हैं। उद्योग और परिवहन में हालिया विकास के बारे में, इस तरीके के जो चीजें हैं ये भारतीय भूगोल टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों को पढ़नी रहेंगी। इसके बाद आ जाते हैं विश्व का क्षेत्रीय भूगोल। विश्व के क्षेत्रीय भूगोल के अंतर्गत गाइज क्या रहेगा कि महाद्वीपों के बारे में, देशों के बारे में, शहरों के बारे में और जो स्थान समाचारों में रहते हैं इनके बारे में आपको पढ़ना। इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्रीलिम्स का आप एक बार उठा करके प्रीवियस ईयर देख डालिएगा, आप समझ जाएंगे कि इस टॉपिक से कितना ज्यादा क्वेश्चन आता है। इसके बाद में इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात पे आ जाते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में जीवन में रूपों की उत्पत्ति, पारिस्थितिकी की मूल अवधारणाएं, पारिस्थितिकी तंत्र का विकास कार्य, जनसंख्या की पारिस्थितिकी कैसी है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है, पोषक तत्वों का अपवर्जन क्या है। इसके अलावा बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का टॉपिक जो है आपको वो भूगोल के अंतर्गत ही आपको ये वाला कवर कर लेना है। इसमें वेटलैंड्स के बारे में, संसाधनों के बारे में, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आपको देखना रहेगा। अब गाइस आ जाते हैं इसके बाद में हम लोग राजनीति विज्ञान के लिए। तो दोस्तों राजनीति विज्ञान के लिए भारत के संविधान का विकास, उसकी विशेषताएं, उसके संविधान के अंतर्गत तमाम सारी चीजें, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी, ये तमाम सारे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने। इसके लिए एक दो बहुत सुपरहिट किताबें हैं जो सभी लोगों को लगभग मालूम है कि एक लक्ष्मीकांत जी की बड़ी अच्छी प्यारी सी किताब है। जो लोग नए तैयारी में आए हैं उसको उठा करके आप पढ़ डालिए। तो ये जितने भी टॉपिक इसमें यहाँ पर दिए गए हैं ये सारे के सारे टॉपिक जो होंगे आपके ये गाइज वहीं से कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत परेशान होने की इन सारी चीजों के लिए जरूरत नहीं है। इसके बाद में हम आ जाते हैं फिर अर्थशास्त्र के बारे में। इकोनॉमी से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आते हैं और इकोनॉमी जिन लोगों की अच्छी नहीं है, एक किताब है थोड़ी सी टफ जरूर आपको लग सकती है, लेकिन रमेश सिंह साहब की एक किताब है भारतीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांत करके, अर्थव्यवस्था के सिद्धांत या अर्थव्यवस्था के नाम से शायद किताब है रमेश सिंह जी की, उसको आप उठा करके एक बार पढ़ डालिए। तो जो इकोनॉमी के टॉपिक हैं, चाहे बजट हो, आर्थिक माप हो, बुनियादी अवधारणाएं हो, ये सारे टॉपिक वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किए। थोड़ी सी मुश्किल आपको जरूर लग सकती है, अर्थव्यवस्था के नाम से वो किताब है और उसको आप एक बार लेकिन अगर पढ़ डालेंगे तो आपकी इकोनॉमी के सारे जो भी डाउट्स होंगे सारे के सारे डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में हम आ जाते हैं सामान्य विज्ञान के बारे में। गाइस सामान्य विज्ञान में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसके अलावा आईटी सेक्टर का क्या है, रक्षा सेक्टर में क्या है, इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी और बौद्धिक जो संपदा का अधिकार है, इन तमाम सारी चीजों पे जो है यूपीएससी में साइंस से जुड़े हुए टॉपिक में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आपको ये टॉपिक भी जो है थोड़ा सा देखते रहना। ये करंट अफेयर भी अगर आप पढ़ते रहेंगे तो इसका एक बड़ा हिस्सा आपका वहीं से कवर होता जाएगा। अब गाइस आ जाते हैं कला और संस्कृति पर। यूपीएससी नो डाउट अबाउट इट कला और संस्कृति पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। इसमें चाहे वास्तुकला हो, मूर्तियों की चीजें हो, पेंटिंग्स हो, बर्तनों की परंपरा हो, कला का प्रदर्शन हो, या फिर धर्म के बारे में हो, राष्ट्रीय क्षेत्रीय त्योहारों के बारे में हो, कला और संस्कृति जो है आपका आर्ट और कल्चर, इससे तमाम सारे क्वेश्चंस आते हैं। आर्ट और कल्चर पे 2-3 किताबें बहुत अच्छी मैं अभी आपको डिस्कशन में बता देता हूं, उनको आप उठा करके देख लेंगे तो ये टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा गाइज। तो अब थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, यानी कि आपको एग्जाम के लिए क्या क्या करना है। आपको बेसिकली आपको इतिहास पढ़ लेना है, इतिहास के बाद में आपको भूगोल पढ़ लेना है, भूगोल सब्जेक्ट के बाद में आपको पढ़ लेना है एनवायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में, एनवायरमेंट और इकोलॉजी के बाद में आपको पढ़ लेना है संविधान और उसके विकास के बारे में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। इतना सारा अगर आप उठा करके देख लेते हैं तो आपके प्रीलिम्स का इकोनॉमी को देख लेते हैं तो आपके प्रीलिम्स का लगभग जो पहला पेपर है वो आपका यहां से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा सीसेट है, सीसेट में समझ, तार्किक स्थिति के बारे में, निर्णय लेने के बारे में, सामान्य मानसिक क्षमता के बारे में क्वेश्चंस होते हैं। ये सीसेट की तैयारी आपको अच्छे से कर लेनी, क्योंकि कई बार ऐसा कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि उनका प्रीलिम्स में पहला पेपर बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत क्लियर भी कर ले जाते हैं लोग, लेकिन वो सीसेट पे आकर के अटक जाते हैं। तो आपको सीसेट की तैयारी कैसे भी करिए, लेकिन ऐसी तैयारी करनी है कि ऐसा ना हो कि आपका पहला पेपर ठीक हो जाए और उसके बाद आप सीसेट में आकर के अटक जाएं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि वीडियो भी बहुत लंबा ना हो, बाकी चीजें लाइव क्लास में कवर कर लेंगे। तो अब बुक्स पे बात कर लेते हैं कि किताबें आपको जो है कौन कौन सी देखनी है। इसके लिए आपको एक बार इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में बता देते हैं। दृष्टि आईएएस ने इसको लिख रखा है, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा और तमाम सारे लोगों की रिकमेंडेड चीजें भी थी, तो मुझे लगा कि ठीक है यहीं से आपको, इसी सोर्स से मैं आपको बता देता हूं। इतिहास में देखिए आपको क्या करना है कि इतिहास में आपको चूंकि आपको इतिहास में 3 हिस्सों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये तीनों टॉपिक आपको किसी एक किताब में नहीं मिल पाएगा, आपको इसके 3 किताबें मिलेंगी और आपको इतिहास के लिए 3 किताबें
पढ़नी पड़ेंगे। इसमें रामशरण शर्मा साहब की एक प्राचीन भारत है किताब, ये एनसीईआरटी आपको इसमें जहां जहां पे मैं किताबें बताते जाता हूं वहां पे आपको एनसीईआरटी ये बिल्कुल अनिवार्य है। देखिए इन्होंने भी कहा है कि एनसीईआरटी जो है वो अनिवार्य है, तो इसके चक्कर में और कुछ जहां जहां मैं बताऊं एनसीईआरटी वहां पे आप अपने आप लिख लेना कि एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की इतिहास, भूगोल और विज्ञान की, ये तो आपको बिल्कुल पढ़नी है बिना किसी से पूछे, इसके बिना कुछ आपको नहीं करना, ये बिल्कुल आपको पढ़ लेना है। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास के लिए सतीश चंद्रा साहब की एक किताब है। आधुनिक भारत के लिए आपको बिपिन चंद्र और राजीव अहीर की ये कह रहे हैं किताब एक आधुनिक भारत के लिए आपको पढ़ लेनी है। बिपिन चंद्रा अगर आप पढ़ डालते हैं तो बहुत अच्छा, मैंने बिपिन चंद्रा को पढ़ा हुआ है, ये आधुनिक भारत के लिए समझ के लिए आपको बहुत अच्छी किताब है। विश्व इतिहास के लिए दीनानाथ वर्मा जी की एक किताब है, और कला और संस्कृति के लिए दृष्टि प्रकाशन कर रहा है हमारी, आप खुद ही आर्ट और कल्चर की ले लीजिए इसके लिए भी। इसके अलावा आर्ट और कल्चर पे 1-2 किताबें और हैं, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, उन पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, आप वो किताबें भी वहां पर ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इतिहास की दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं भूगोल की। भूगोल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ डालिए। इसको अगर आप पढ़ लेते हैं, इसके साथ में एटलस विटलस को थोड़ा बहुत देख लेते हैं, आपका भूगोल लगभग कवर हो जाएगा। इसके बाद फिर बहुत सारी किताबें पढ़ने के लिए, माजिद हुसैन से लेकर के तमाम सारी, किसी को भी पढ़िए, लेकिन पहले सबसे पहला काम आप करिए 6 से 12 तक की एनसीईआरटी बिना किसी से पूछे एकदम पढ़ डालिए। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए तमाम सारे लोग लिख रहे हैं किताबें, तमाम सारी नई किताबें चुके हैं। वाणी प्रकाशन की भी किताब आती है, दृष्टि पब्लिकेशन करें हमारे भी ले लिए, इनके भी नोट्स पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए दृष्टि के नोट्स भी काफी अच्छे हैं, मैंने 1-2 लोगों के नोट्स इसमें देखे हुए हैं। भारत की संविधान और राज्य व्यवस्था के लिए देखिए एम लक्ष्मीकांत जी इन्होंने खुद ही कहा हुआ है, इसको आप ले सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए दृष्टि के नोट्स को भी देख सकते हैं, बाकी नोट्स कहीं से भी आप ले सकते हैं। किताबें आपको बहुत चुनिंदा लेनी है, क्योंकि पढ़ने के लिए इतना ज्यादा मटेरियल हो गया है कि अगर आप कई सारी किताबें पढ़ने लगेंगे तो फिर आपको तैयारी के लिए टाइम कम बचेगा। इसलिए आप बहुत सिलेक्टिव किताबें पढ़िए, और जिनकी लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आप वो किताबें पढ़िए, क्योंकि जिन लोगों की तैयारी अच्छी है वो, या जिन लोगों ने थोड़ा बेसिक जान रखा है, उनके लिए कई किताबें हेल्पफुल हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर बहुत बिगिनर है तो हो सकता है उसके लिए वो किताबें काम ना करें। इसीलिए 6 से 12 एनसीईआरटी हम और तमाम सारे तैयारी करने वाले लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं कि वो आप जरूर पढ़ डालिए, ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए। इसके बाद बात आती है इकोनॉमी पे। तो इकोनॉमी पे कक्षा 11 की एनसीईआरटी आप देख डालिए, ये मैंने शायद इस पर वीडियो बनाया हुआ है, पढ़ा होगा, आप देख लीजिएगा। और भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी पर संजीव वर्मा जी की किताब है, रमेश सिंह साहब की भी एक किताब है। दोनों में से जो आपको बेहतर लगे, जिसकी लैंग्वेज बेहतर लगे, वो आप वहां पे जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर समकालीन विश्व की राजनीति कक्षा 11 की एनसीईआरटी, इसको आप देख डालिए। इस पर मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन मैं जल्दी इस पर एक वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा तमाम सारी मैगजीन्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, उसको आप देख करके पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन पे तमाम सारे जो हैं, राम आहूजा साहब ने भारतीय समाज पर बहुत अच्छी एक बुक लिख रखी है, समाज पे भी और सामाजिक समस्याओं पे भी, ये आप किताब देख सकते हैं। इसके अलावा भारतीय समाज को समझने के लिए आप थोड़ा सा एनसीईआरटी का भी सहारा ले सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा पे तमाम सारे जो मैगजीन्स आती हैं उससे भी आप पढ़ सकते हैं। 1-2 किताबें भी आप ले सकते हैं, लेकिन इस पर आप मैगजीन्स को पढ़ लें तो आपका टॉपिक लगभग प्रीलिम्स के लिए कवर हो ही जाएगा। विज्ञान के लिए आप कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ डालिए। इसके अलावा पनोरमा आती है, पनोरमा आप पढ़ डालिए, ये कर लेंगे तो आपका विज्ञान और तकनीकी कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ करंट के जो सिनेरियो हैं, घटनाएं हैं, उनको चेंजेस को आप जरूर पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स के लिए तमाम सारी वेबसाइट्स हैं, तमाम सारी मैगजीन्स हैं, उनसे देखिए, और न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहिए, और खुद भी रिसर्च थोड़ी आप करते रहिए। तो साथियों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, समाज से जुड़ी हुई चीजें और करंट अफेयर्स, ये प्रीलिम्स के एक बहुत मेजर टॉपिक है। तो अगर आप इतिहास, भूगोल, समाज से जुड़ी हुई चीजें, विज्ञान से जुड़ी हुई चीजें, संविधान से जुड़ी हुई चीजें, इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीजों को एक लंबे क्रम में देख डालते हैं, पुराने पेपर्स के साथ डिस्कशन करके देख डालते हैं, एक बार किताबों के साथ जोड़ करके देख डालते हैं, कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी के साथ पढ़ करके देख डालते हैं, तो मुझे लगता है कि आप उस स्तर पर पहुंच जाएंगे, उस 40% स्तर को आप जरूर प्राप्त कर लेंगे, जहां से आप एग्जाम की तरफ फिर अपने आप को देखना शुरू कर देंगे। तो जो लोग बिगिनर्स हैं उनको एनसीईआरटी नो डाउट सारी पढ़ डालनी है। सिलेबस को 3, 4, 5 बार जो मैंने दिखाया, ये दोनों पीडीएफ मैं ग्रुप पे, अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर डाल दूंगा, यूपीएससी प्राइम टाइम का,
और इसके अलावा लिंक भी मैं पिन कर दूंगा कहीं पे, ताकि आपको पीडीएफ वहां से मिल जाए। तो ये किताबों का और इसका दोनों का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसको बहुत अच्छे से पढ़ डालिए, इसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए, इसको बराबर देखते रहिए और इससे जोड़ करके चीज़ों को आप पढ़ते रहिए। किताबों के लिए और कंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक मैसेज कर देंगे तो जो भी किताबें जिस प्रकार से मिल पाएंगी उस प्रकार से मैं आपके लिए वहां पर उपलब्ध करा दूंगा। तो गाइज उम्मीद है आप सबको मजा आया होगा, आप सबने थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए समझ लिया होगा। जल्दी ही हम लाइव क्लास में मिलेंगे और लाइव क्लास में इसके डाउट पे डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने किसी एक साथी के साथ इसको शेयर कर लेंगे, उसको भेज लेंगे, तो दूसरों का भी अगर फायदा कुछ हो सकता है तो वो हो जाएगा। थैंक यू सो मच।